अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है स्मगल गुड्स और टैक्स निज़ाम। हमारे रिपोर्टर सरगोदा से ज़हूर शाहिद साहब ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सरगोदा जहां किन्नू की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां सरगोदा की तहसील सिला वाली की हैंडीक्राफ्ट आलमी सतह पर अपनी शनाख्त रखती है। हुकूमत टैक्स अगर इकट्ठे करना चाहती है तो इस निज़ाम को सादा बनाना होगा। लोग खौफजदा हो जाते हैं, टैक्स का नाम आते ही लोग समझते हैं कि शायद वो किसी ऐसे नेटवर्क में फंस जाएंगे जिससे उनका निकलना मुश्किल होगा। ताजर हजरात, कारखानादार और कारोबारी लोग टैक्स में शामिल होना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस निज़ाम को आसान बनाए ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। सरगोदा पंजाब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिवीजन है, लेकिन इसकी पसमानदगी इस बात की अक्कास है कि माजी में तरक्याती मनसूबा जात में रेवेन्यू के तनासब से पूरा हिस्सा नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं है, ताजर तबका हुकूमत के हर मुमकिन मुआवनत और उनकी पॉलिसी पे अमल करते हुए टैक्स अदा करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में राइट टैक्स कलेक्शन का निज़ाम इतना कम्प्लिकेटेड है कि आम इस वक्त आप ये देखें कि हमारे जो है ताजरों की अक्सरियत वो प्राइमरी और मिडिल पास है, जबकि टैक्स कलेक्शन के लिए जो निज़ाम दिया गया है वो फॉर्म और बाकी सिस्टम सब इंग्लिश में है। ताजर तबका टैक्स देना चाहता है और इस हवाले से हुकूमत की हमें कोई रहनुमाई सरपरस्ती हासिल नहीं है। ताजर बरादरी टैक्स की अदायगी कौमी फरीजा समझकर करती है। इनका मुतालबा है कि टैक्स के निज़ाम को आसान बनाया जाए। सरगोदा डिवीजन सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन इसे कोई सहूलत नहीं है। आप इसकी सड़कें देखें, इसके लाइटिंग का निज़ाम देखें, जो कुछ भी सरगोदे को सहूलत उसके मुकाबले में मिलनी चाहिए वो कोई सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। टैक्स के बारे में ये है कि टैक्स देना कौन नहीं चाहता, सब टैक्स देते हैं और उसके मुकाबले में शहरियों को कोई सहूलियात ज़रूर। और टैक्स जमा करने वाले इदारों का रवैया ताजर दोस्त होना चाहिए ताकि बर वक्त टैक्स की अदायगी से वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार ऐसा तरीके से अदा करते रहें। किसी भी मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए टैक्स बुनियादी अहमियत रखता है। सरगोदा का ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि टैक्स के निज़ाम को आसान बनाया जाए और टैक्स से हासिल होने वाली रकम को आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाए। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए सरगोदा से ज़हूर शाहिद, आज न्यूज़। नाज़रीन, आपने देखा हमारे रिपोर्टर ज़हूर शाहिद साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई और उन्होंने बताया कि सरगोदा में किस तरह के बिजनेस हैं, लेकिन वहाँ भी लोग जो हैं वो यही बात कर रहे थे कि टैक्स देने की रिटर्न में हमें क्या मिलता है, और ये बात हमारे प्रोग्राम में भी बार बार करते हैं। तो यही हम चाह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के ज़रिए लोगों की आरा भी हुकूमत तक पहुँचे। आज का जो मौजू है उसमें जो अहम बात है वो ये है कि जब हम अपने माशरे की तरफ देखते हैं तो हमें भूख से भिलकते हुए बच्चे और गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हुए लोग नज़र आते हैं, और हुकूमत वक्त की तरफ वो मतलाशी नज़रों से देख रहे होते हैं कि कब ये जो है धरती माँ उनको बराबरी के हकूक़ देगी, उनको वो वसाइल देगी, उनको वो सहूलतें देगी जो उनका बुनियादी हक़ है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो स्मगल शुदा माल जो है मार्केटों में भरा हुआ है, और वहाँ पे हर आम और ख़ास बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो ख़रीद भी रहा है, उसको इस्तेमाल भी कर रहा है, और लेकिन उसको ये नहीं पता कि चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए वो अपनी इकॉनमी को डेंट कर रहा है और इकॉनमी को नुकसान पहुँचा रहा है। और ये ज़िम्मेदारी हर पाकिस्तानी की है कि वो इस तरह की चीज़ें ना ख़रीदें, और इस तरह की जो तिजारत है या इस तरह की जो एक्टिविटी है उसमें उसको रोकने में भी अपना किरदार अदा करें। क्योंकि अगर ये चीज़ें जो मार्केट में इस वक्त हैं स्मगल की हुई हैं या अंडर इनवॉइस के ज़रिए आई हुई हैं, अगर मार्केट में हैं तो अगर वो ऑफिशियल चैनल से आएंगी तो उसमें टैक्स भी और ड्यूटी भी गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगी। और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इक़बाल ने जो इस मुल्क के लिए ख्वाब देखा है वो पूरा उसी सूरत में हो सकता है। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि अरबाब इख्तियार सोचें, अब ज़रूरत इस बात की है कि बिजनेसमैन सोचें, टैक्स एक्सपर्ट सोचें, इकोनॉमिस्ट सोचें, हर आम और ख़ास आदमी सोचे कि हम अगर अपना टैक्स देने पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं आने वाला वक्त जो है बहुत ख़तरनाक होगा। इसलिए कि हम अपने लोगों को और गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाएंगे, माशी सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी, और ये जो माशी सूरत हाल ख़राब होगी
इससे पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनने का जो ख्वाब है वो शायद अधूरा रह जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर सोचें और अपने टैक्स देने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अब हम ये समझते हैं कि ये हमारी आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। आज का हमारा ये टॉपिक है, हमने अपने अगले सेगमेंट में मेहमानों से बात करनी है और उनसे भी मालूम करेंगे कि उनकी क्या आ रहा है, और फिर देखेंगे कि क्या हम कंक्लूजन या क्या हम हुकूमत को सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह टैक्स निज़ाम को बेहतर करे। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और अपने मेहमानों से बात करते हैं जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुनीब हक साहब ने जो MP हैं पंजाब असम्बली से, और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ उमर सलीम साहब, प्रेसिडेंट गुजरांवाला चैम्बर। हम बात करते हैं अपने मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप से मेरा पहला सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में क्या बुनियादी ख़राबी है? क्योंकि आप देखेंगे ओवर द स्पैन हम जब भी बात होती है, हुकूमतें आईं चली गईं, लेकिन ये निज़ाम जो है बेहतर नहीं हो पा रहा, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, ये आम आदमी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं एज अ पॉलिटिशियन, आपकी क्या अपनी राय है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स पेयर हैं, जो बुनियादी फ़र्क है या जो होना चाहिए वो ये है कि जो टैक्स पेयर है और जो नॉन टैक्स पेयर है, उसमें जिस तरह पिछली हमारी गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह फ़र्क क्रिएट करने की कोशिश की थी फाइलर और नॉन फाइलर, ताकि टैक्स के सर्कल को वसी किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सर्कल में लाया जा सके और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट्स दिए जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस सिस्टम में से ज़्यादा लोगों को नहीं लेके आएंगे, लोग इसमें नहीं आएंगे। और जब हम इसमें लोगों को बेनिफिट्स के साथ लाएं, जैसे ताजिर कम्युनिटी है, मैं खुद ताजिर हूँ, जैसे ताजिर कम्युनिटी है, अगर ताजिर कम्युनिटी को कोई बेनिफिट्स दिए जाएं, बताया जाए कि आपको टैक्स पे करने के बाद ये फायदा हासिल होगा, लोग खुशी से इसमें टैक्स पे करेंगे। बदकिस्मती से मौजूदा जो हुकूमत है, कोरोना के आने से पहले भी मईशत की जो सूरत हाल है और जो कुछ उन्होंने मईशत के साथ कर दिया, ये मईशत के जो टैक्स पेयर्स हैं, ये कह रहे थे कि इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि ये इतने लाख लोगों को टैक्स। उमर साहब, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी 2 सदी से ये टैक्स के निज़ाम को देख रहा हूँ और मुझे कभी भी खुशी नज़र नहीं आती ताजिर की। और जब भी टैक्स की बात करो, उसकी शक्ल और उसके चेहरे पे जो है ना एक अफसरदगी सी आ जाती है। वो समझते हैं कि टैक्स जो है ना उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं कि लोग डॉक्यूमेंटेशन से घबराते हैं हमारे यहाँ। मुनीर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुनीर साहब, मुझसे बात जी आपसे ही बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बिल्कुल ये फोबिया है कि लोग टैक्स देने से कतराते हैं और टैक्स नेट में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब हम आवाम को गाइड करेंगे, हुकूमतों का काम यही होता है, FBR का काम यही होना चाहिए कि वो आवाम को गाइड करें, ताजरों को गाइड करें और इस तरफ लेके आए कि ये टैक्स जो है ये उनके ऊपर ही स्पेंड होगी। ये जो पैसा है अगर ये वो देंगे तो ये रियासत उन पे ही स्पेंड करती है ना, बजाय इसके कि महंगाई करके या दूसरे तरीकों से किया जाए। आप टैक्स पे करें और आपको इनके एवज सहूलतें मिलेंगी। जिस तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आप उसे टैक्स नेट में लेके आते हैं और आप लिमिट रखते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी ने 1 मिलियन टैक्स पे किया है या 10 मिलियन टैक्स पे किया है, उसको मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह हम कार्ड्स बना के देते हैं, जिस तरह ID कार्ड, उस तरह टैक्स पेयर्स के कार्ड के ऊपर टैक्स पेयर लिखा होना चाहिए, जिससे वो प्राउड फील करे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान के बजट में अपनी आमदनी से पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑनर करती है। इसी तरह डिफरेंट जो प्रिविलेजेस दूसरे मतलब लोगों को दी जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स को दी जाती हैं, इस तरह जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट्स देने चाहिए। आपके ख्याल में इंसेंटिवाइज करना चाहिए उनको? बिल्कुल किसी भी तरह इंसेंटिवाइज। चले, हमारे साथ मौजूद है मियाँ उमर सलीम साहब। मैं आपकी तरफ वापस मियाँ साहब से बात करता हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपसे ये सवाल है कि हम आज बात करें स्मगल गुड्स की, तो ये मार्केट में जो स्मगल गुड्स बेहिसाब तौर पे पड़ी हुई हैं और मौजूद हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसमें बुनियादी खराबी या बिगाड़ कहाँ पे है? जी थैंक यू वेरी मच अनवर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्मगल्ड गुड्स वहाँ पे ज़्यादा
आती हैं, अट्रैक्शन हो जाती हैं स्मगलर के लिए, जहाँ हाई टैरिफ कंट्रीज हों और आपके बॉर्डर्स पे कंट्रोल ना हो आपका। आप जब ड्यूटीज और टैक्सेस ज्यादा होंगे तो स्मगलर के लिए अट्रैक्शन होगी, और जब आपके बॉर्डर्स भी कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर वो चीजें आपके मुल्क में आएंगी और उससे आपका रेवेन्यू लॉस होगा और इंडस्ट्री डिस्करेज होगी। इस सिलसिले में एक पूरा प्लान होना चाहिए, जिस तरह अभी रिसेंट टाइम में भी थोड़ा ये हमारे कस्टम इंटेलिजेंस बड़ी एक्टिव है, चीज़ों को चेक कर रहे हैं बॉर्डर्स पे एज कम्पेयर टू पास्ट अभी थोड़ी सख्ती है। लगता है जिस तरह चीज़ें हुकूमत भी ये चाहती है, जिस तरह सिस्टम को बेहतर किया जाए, चीज़ों को सेंट्रलाइज किया जाए, ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमाइज किया जाए और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जिस तरह एक थोड़ा स्टार्ट लिया है, आने वाले वक्त में चीजें कुछ बेहतर होती नजर आ रही। अच्छा, एक सेगमेंट तो स्मगल गुड्स है, एक हमारे यहाँ सेगमेंट है जो दुनिया में कहीं नहीं है, अंडर इनवॉइसिंग का। वो भी उससे बिल्कुल वो तो एक रिकग्नाइज तरीकेकार है जिसमें बिजनेसमैन अंडर इनवॉइसिंग के जरिए इंपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि ड्यूटी चोरी हो रही है, ड्यूटी कम लग रही है, और उसके बाद जो है वो आगे जो है उस हिसाब से पूरा सप्लाई चेन चलती है। तो ये क्या वजह है, क्यों ये भी यहाँ पे भी टैरिफ की वजह है कि ड्यूटी ज्यादा है, लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसको? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ ड्यूटीज का स्ट्रक्चर ज्यादा हो इसमें वहाँ अंडर इनवॉइस होती है, तो उसमें बहरहाल जिस तरह अब चीजें देखे इंटरलिंक्ड हो रही हैं आपके एक दूसरे कंट्रीज के साथ। पिछले दिनों चाइना के साथ हमारी काफी जो कस्टम के सिस्टम्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ अब लिंक्ड हैं। आपको मुश्किल होगा अंडर इनवॉइसिंग करना, चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सलीम साहब, लेकिन वहीं से डिस्क्लोज हुआ ये कि वहां से निकले जो एक्सपोर्ट हुई वहां से वो 100 रुपए की हुई और पाकिस्तान पहुंची तो वो 70 रुपए की हो गई। वहीं से ही पता चला कि इस तरह होता है। जी इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये इसकी मेन रीजन यही है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर ज्यादा है। जब वो इंपोर्ट पे जाहिर है ज्यादा इनवॉइस शो करते हैं तो ड्यूटी ज्यादा पे करनी पड़ती है। ये इवन हाइट है, अमेरिका, यूरोप, ये सब जगह ये अंडर इनवॉइसिंग का एक ट्रेंड है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ये मतलब कोई रेशो है और कोई ज्यादा इसकी खपत है मेरे ख्याल में। जी कंपैरेटिवली कह सकते हैं पाकिस्तान में ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये इसको किस आपके ख्याल में ये टैरिफ को कम करें और बॉर्डर्स को सील करें तो इस तरह स्मगल गुड्स को रोका जा सकता है, या लोगों को भी आगाही देनी होगी कि वो बगैर टैक्स वाली चीजें ना खरीदें? देखिए जैसे भी पहले बात कर रहे थे मेरे दोस्त, देखिए टैक्स तो देना चाहिए। ये तो जिन कंट्रीज के लोग बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो सिस्टम वो डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारा बिजनेसमैन का दिया हुआ टैक्स का पैसा हमारे ऊपर वापस खर्च नहीं होता, हमारे हेल्थ पे नहीं खर्च होता, हमारी एजुकेशन पे भी नहीं खर्च होता, फिर लीकेज करप्शन बहुत ज्यादा है माजिद के साथ, माजी में भी और टैक्स डिपार्टमेंट्स में आपके सामने है। जिस तरह बड़ी दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा मैं FBR नया बनाना पड़ा बना दूंगा। FBR जाहिर है वो इश्यूज तो हैं, नजर आते हैं तो वो ये बात करते हैं। तो जिस तरह अब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो रहा है, आपको अपनी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन करा देते हैं, आपके रिफंड रिबेट सारे ऑनलाइन होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये वक्त तो लगेगा लेकिन चीजें अभी मैनेज करने में, लेकिन आप पूरी उम्मीद है बेहतर की तरफ जा रही हैं चीजें? जी इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर। मैं सर आपके वापस आऊँ, जरा साकिब साहब से मैं बात कर लूँ। साकिब साहब, एक जनरल लोगों का इंप्रेशन है, आम आदमी जो आपको भेजता है असेंबली में और जो चाहता है कि आप उसकी बात करें, वो कहते हैं बजट पे डिबेट नहीं होती, डिलिब्रेशन नहीं होती, और वो डॉक्यूमेंट बना बनाया आता है और मनोमन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह लोगों के जो कंसर्न होते हैं, जो उनकी ज़रूरियात होती हैं या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो पूरी तरह उसको थ्रेश आउट नहीं किया जाता। आप क्या समझते हैं ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? मुनीब साहब, सॉरी मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी देखें,
आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, क्या आप दोबारा काइंडली रिपीट करेंगे? सर एक आम परसेप्शन ये है कि बजट जो है उस पर कोई डिलिब्रेशन या डिस्कशन नहीं होता, और जो हमारे एमपीएज और जो होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनको पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट क्या आ रहा है। तो वो जो लोगों की जो बात है, जो लोगों की उनको एक रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो पूरी तरह जो है उस पर डिलिब्रेशन नहीं हो पाती, और बजट इसीलिए आवाम से डिस्कनेक्ट आता है उसका। ऐसा हरगिज नहीं है, अब वो पुरानी बातें नहीं रह गई हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं और यंग लोग आ रहे हैं असेंबलीज में। मेरी खुद एजुकेशन जो है वो मैंने मास्टर्स किया हुआ है, LLB किया हुआ है। अवेयरनेस है पॉलिटिशियंस के अंदर भरपूर तरीके से। बेसिक बात ये है कि आप आबादी देखें, 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, और टैक्स पेयर कितने हैं उसकी रेशो देखें ना आपके, टैक्स पेयर्स की रेशो कितनी है, टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है। टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं हो रहा। आप आम एक छोटे से छोटे ताजर से लेके और एक बड़े से बड़े ताजर को देखिए, आपको सब कुछ सिस्टम में लाना होगा, आपको हर किसी को फाइलर बनाना होगा। एफबीआर के पास एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये जो हमारा नादरा का आईडी कार्ड है, इसके साथ चीजें लिंक्ड हैं। अब यही जो नादरा का आपका आईडी कार्ड नंबर है, इसी को आप टैक्स नंबर बना दें। जो भी सेल परचेज हो, आपको बड़ी सेल परचेज के अंदर आईडी कार्ड यूज करना पड़ता ही है। जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, एफबीआर के पास रिकॉर्ड आ जाएगा। आपके बिजली के बिल, आपके टेलीफोन के बिल, आपके जितने यूटिलिटी बिल्स हैं, वो भी आपके आईडी कार्ड के आपके नाम पे, आपके एड्रेस पे लगे होते हैं, वो भी चीजें कनेक्टेड हैं। आपका बेसिक जो मैं ये समझता हूँ इस टैक्स के निजाम में जो फ्लॉ है, आपको एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करना है। लेकिन मुनीर साहब मसला है कि भागना जाए, डरे ना उनसे। नहीं बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। हुकूमतें आई गई, हुकूमत अभी भी मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। हमने 5 साल जो पिछले हुकूमत किया, मैं अर्ज करता चलूं कि हमने जो पिछले 5 साल हुकूमत किया, जिस दिन हमने हुकूमत संभाली थी और जिस दिन हम हुकूमत छोड़ के गए हैं, उस दिन आप देखें कि टैक्स फाइलर की पहले दिन क्या रेशो थी और लास्ट डे 2018 में क्या रेशो थी। हमने रेशो 4 टाइम्स इंक्रीज किया है टैक्स फाइलर की। जो ई फाइलिंग का सिस्टम है, जो सेल्फ असेसमेंट है, ये सारी स्कीमें PMLN की गवर्नमेंट लाई है, इसलिए ताकि ताजरों का एतमाद बहाल हो सके। ये पैसा सही डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा, ये पैसा हमारे ऊपर ही इस्तेमाल होगा, हमारे हेल्थ के ऊपर इस्तेमाल होगा। मौजूदा गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट्स को भी यही करना पड़ेगा। पॉजिटिवली जो इसमें बात है वो यही करना पड़ेगा कि ताजरों का एफबीआर के ऊपर और टैक्स के निजाम के ऊपर इत्मीनान बहाल करना होगा, ताकि उनको यकीन हो कि जो उनका पैसा है, जो वो पैसा दे रहे हैं, 1 रुपए से लेके 1 बिलियन तक अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, उसे यकीन हो। आप जितनी हुकूमतें, मुनीर साहब, जितनी हुकूमतों को हम देख रहे हैं, वो 50,000, लाख, 2 लाख टैक्स पेयर बढ़ाती हैं और उसके बाद समझती हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया, ये तो बहुत लंबा अरसा लगेगा इसको सही पोटेंशियल पे जाने पे। देखिए, ये एक दिन में अगर आप चाहेंगे ना कि मतलब 20 करोड़ अवाम को टैक्स नेट में ले आए, तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पे निकलाएंगे। अवाम को आहिस्ता आहिस्ता इस पर एतमाद बहाल करना होगा, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेशंस बनती हैं, और स्टेप बाय स्टेप लोगों में ये पैदा होगा कि हमें टैक्स देना चाहिए। ठीक है, ये एक दिन में नहीं हो सकता। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जिस रफ्तार से हमने किया है, क्या 72 साल में ने किया है, इस 2 साल हुकूमत ने क्या किया है, आपको तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलना पड़ता है, और फिर वो जाके एक कौम में अवेयरनेस आएगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हाई रेट ऑफ टैक्स भी वजह हो सकती है ये जो टैक्स फाइलर से कम होने की? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो मेरे नजदीक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स का कल्चर है ज्यादा है। आप देखें कि अगर एक सरमायादार है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली मेरे अच्छा मुनीर साहब, यही मकसद है कि डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए। हाँ, आई एम श्योर कि आप टैक्स फाइलर भी होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं जरा मियां उमर सलीम साहब से बात। सर, आपके ख्याल में ये जो कंप्लाइंसेस हैं टैक्स की, ये भी बिजनेसमैन को रोकती हैं कि वो टैक्स नेट में ना आए, ऑडिट के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से? जी, मैं बिल्कुल, जो सिस्टम है वो जितना आसान होगा ना, और थोड़ा एक तो हमें गाइड भी करना पड़ेगा पब्लिक को। देखिए, हमारे ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से जो छोटा कारोबारी है वो टैक्स से ना इसको घबराता है बहुत ज्यादा। कुछ हमारे जो टैक्स के वकला हैं वो भी उसको बड़ा खौफ ज़्यादा रखते हैं। अच्छा। जिस वजह से वो एक डिस्टेंस रहता है टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान और टैक्स पेयर के दरमियान, जो मैं समझता हूँ एक तो एतमाद देना है। फिर जैसे ये भी रिसेंटली आईडी कार्ड की कंडीशन थी वो एकदम लगा दी गई। मैं समझता हूँ उसमें भी ग्रेजुअली थोड़ा सा अगर करते तो ज्यादा बेहतर होता। कैसे लगाना चाहिए था, कैसे लगाना चाहिए था कंडीशन?
देखिए, एक तो फर्स्ट एजुकेट जरूर करते, ठीक है। और साथ जो कंडीशन ये लगा दी इन्होंने कि आप 50,000 पे कर दें, जो अब रिसेंट बजट में इन्होंने 100,000 कर दिया है। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा एक टाइम देते कि ये हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, उसमें फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रखते, फिर थोड़ा सा टाइम देते, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेट भी होते और इस तरफ आते भी। और मैं समझता हूँ, देखिए, वसीयत पाकिस्तानी जब मुझे फैसिलिटेट किया जाएगा मेरी गवर्नमेंट की तरफ से, वो मेरा दिया हुआ टैक्स मेरे ऊपर लगेगा, मेरे आने वाली जनरेशन्स पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, हेल्थ पे लगेगा। मैं नहीं समझता कि जो खैरात देने वाले इतने बेहतर ये लोग हैं हम पाकिस्तानी, वो टैक्स ना दें। नहीं तो सर, हमें ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में लोग कारोबार करते हैं, असासे मुल्क से बाहर रखते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? जी, बदकिस्मती है कि वो कमाते यहाँ से हैं, सासे भाई रखते हैं, ये बड़ा इस मुल्क के साथ ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि अगर इधर से कमाया है तो इसी मुल्क में रखना चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए, लोगों को रोजगार मिले। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से कमा के पैसा बाहर ले जाया जाए। ठीक है, आपके ख्याल में जहाँ मुल्क में कमाया उसी मुल्क में लगाया जाए। बहुत शुक्रिया मियाँ उमर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब हक साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे दोनों मेहमानों ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की। उन्होंने कहा कि इंसेंटिव भी देना चाहिए, उसके साथ ये भी होना चाहिए कि लोग कमाएं यहाँ तो यहीं इन्वेस्ट करें ताकि इंडस्ट्री भी सस्टेन करे, और उसके साथ साथ टैक्स पेयर को जो है टैक्स फाइलर उनको बढ़ाना चाहिए। उसके बगैर कोई हल नहीं है, और ये जब तक फाइलर बढ़ेंगे नहीं, ये जब तक इस मसले का हल नहीं होगा। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अब हम देंगे आपके सवालों के जवाब, और अब हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमें से सवाल कर सकते हैं। आज देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आपके ख्याल में स्मगलिंग के क्या नुकसानात हैं? देखिए, स्मगलिंग जो है ना, वो एक पूरे सिस्टम को, एक पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब कर देती है। ये फंडामेंटल है। अगर रॉ मटेरियल की सूरत में चीज़ें आ रही हैं, अगर फिनिश गुड की सीरीज़ में आ रही हैं, तो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कि टैक्स दे रहे होते हैं, जो कि नेट में होते हैं, उनके लिए मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाती। और अगर वो रॉ मटेरियल की सूरत में भी आ रहे हैं, तो जो लोग रॉ मटेरियल पूरी ड्यूटी पे करके लेके आ रहे हैं, उनके लिए भी मार्केट जो है कॉम्पिटिटिव नहीं जाती। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, चाहे ये हुकूमत हो, चाहे आने वाली कोई हुकूमत हो, कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। और आर्टिकल 18 भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हुकूमत जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे आप कारोबार नहीं कर सकें। तो स्मगलिंग जो है इतना ख़तरनाक है, और ये आपके निज़ाम को दीमक की तरह चाट जाता है। पता नहीं चलता। लोग शुरू में तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा सस्ता माल मिल गया, बड़ा सामान अच्छा मिल गया, लेकिन ये ग्रेजुअली और आपके जो आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे सिस्टम को जो है ये खा जाता है और दीमक की तरह। और फिर आप जब है एक खोखला निज़ाम लेके आप समझते हैं कि हम अपने लोगों को मदद करें, उनको कोई सहूलियत दें, उनको कोई वसाइल दें, तो वो आप नहीं कर पाते। इसीलिए जहाँ भी डेवलप्ड टैक्स कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस होती है तो इस तरह फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट बनती है, कंपटीशन बेहतर होता है, सब एक ही चैनल से चीज़ें ला रहे होते हैं, और फिर उसी हिसाब से अपना फिनिश गुड भी बनाते हैं, और जो फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं उसको भी उसी हिसाब से मार्केट में सेल करते हैं। इससे प्राइस भी कंट्रोल रहती है, और जो लोग ख़रीदने वाले हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। हमारा दूसरा सवाल है, क्या अंडर इन्वॉइसिंग भी स्मगलिंग के ज़मरे में आती है? अंडर इन्वॉइसिंग भी ज़मरे में आती है। ये इसको कहिए कि हाफ कुक्ड और चीज़ होती है। ये लोग जो हैं, एक वैल्यू है, और ये अभी चाइना का एक बहुत मशहूर जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि चाइना से जो प्रोडक्ट निकलती है, जो कंसाइनमेंट निकलती है, वो अगर वो 100 रुपये की है तो पाकिस्तान पहुँचते हुए इंपोर्ट पे, और वो जब इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर 70 रुपये हो जाती है। तो ये जब चीज़ रिवील हुई, और ये बात पहले भी पता थी लोगों को, ये हमेशा पता है लोगों को, बिजनेसमैन को भी पता है, FBR को भी पता है, ये हुकूमत को भी पता है, ये लोगों को भी पता है कि इस तरह कारोबार होता है और अंडर इन्वॉइसिंग होती है। अब वीबॉक का सिस्टम आया है, उससे चीज़ें कर्टेल हो गई हैं, उससे चीज़ें मिनिमाइज़ हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को बिल्कुल भी
बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अंडर इन्वॉइसिंग में जो आदमी फुल इन्वॉइस के साथ वैल्यू लेके आ रहा है वो फिर अगेन उसके लिए मार्केट जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। जो अंडर इन्वॉइसिंग कर रहा है उसके लिए मार्जिन बढ़ जाता है और इसी तरह उसकी सप्लाई चेन में भी मार्जिन बढ़ जाता है, जो कि किसी तरह भी इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। और वो हुकूमत को उसको देखना चाहिए और उस पर बड़ी सख्त और कड़ी नज़र रखनी चाहिए। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अभी लगारी बात कर रहा हूँ कराची से। जी अमी साहब, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं अनवर काशिफ बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये जो आपका जो टेलीविजन पे बात कर रहा है, आप वही तो नहीं बात कर रहे हैं? आप प्रोग्राम पे लाइव हैं सर, आप बताएं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 2 लाख से ज्यादा जिसकी भी फीस होती है उसके ऊपर एजुकेशन टैक्स जो है वो लगाया गया है बच्चों के ऊपर। जो मेरी बेटी जो है ना डॉक्टरेट में पढ़ रही है। अब मुझे ये बताएं कि वो जो नॉन फाइलर है और जो फाइलर है उनको तो एक्सक्यूज कर दिया जी, आप तो दे नहीं सकते। अब एक कोई रिटायर्ड बंदा है या मतलब दूसरा कोई गरीब है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, किस तरीके से वो 2 लाख रुपए जमा करता है? लगाई साहब, जुलाई के बाद ये खत्म कर दिया गया है। इस जुलाई से 2020 से खत्म कर दिया गया है ये कानून। जुलाई 2020 वो खत्म किया गया है, जो फाइलर है उनका खत्म किया गया है, दूसरों का नहीं किया गया। ये सबके लिए खत्म कर दिया गया है। आप कानून देखें, सबके लिए खत्म कर दिया गया है ये। बहुत शुक्रिया। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा सवाल क्या है। क्या हाई रेट्स कस्टम ड्यूटी स्मगलिंग की वजह? ये हो सकता है, टेम्पटेशन होती है। हमेशा हम बात करते हैं कि रेट ऑफ टैक्स जो है ना, ये एक एवेन्यू खोलता है नॉन डिक्लेरेशन का, ये एक एवेन्यू खोलता है अंडर इनवॉइसिंग का, ये एक एवेन्यू खोलता है स्मगलिंग का, ये एक एवेन्यू खोलता है लेस डिक्लेरेशन का। तो ये चीज़ें होती हैं और इसीलिए ये हुकूमत के पास ये पूरी वर्किंग होनी चाहिए कि क्या रेट रीजन में चल रहा है, क्या उस प्रोडक्ट का रेट वर्ल्ड वाइड है, ताकि वो जो अगर एक आदमी काम पाकिस्तान में कर रहा है तो उसको ये पता हो कि ये रेट अगर मैं यहाँ टैक्स दे रहा हूँ तो ये दुनिया में कहीं भी जाऊँगा तो यही रेट ऑफ टैक्स होगा। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत इसको रिविज़िट करे अपने जो कस्टम्स टैरिफ्स हैं और उनको जो है एट पार करे रीजनल जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा और ये एक तरीका होगा जिससे आप स्मगलिंग को चेक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ आपको बॉर्डर्स को भी अपने बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। वहाँ से जो स्मगल होती हैं चीज़ें उनको भी बड़ा आपको कंप्यूटराइज के ज़रिए मॉनिटर करना पड़ेगा और आपको जो है स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? ताहिर चंद्र बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी ताहिर साहब जी, बात हो रही है स्मगल शुदा अशिया की और उनके बारे में उसकी रोकथाम के लिए। जी यहाँ पे 1200 के लगभग किलोमीटर है हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ, ठीक है जी सर। तो वहाँ पे हमारे काफी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, FC है, कस्टम्स है। ये हमारी एजेंसीज उनको क्यों रोक नहीं पा रही है? और जब वो सामान यहाँ पे एंटर हो जाता है फिर उस पे बिला जवाज छापे दुकानों पे। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। मैं आज आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको बॉर्डर्स पे ही रुकना चाहिए। और अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो ये इतना बड़ा काम नहीं रह गया, सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर हम अपने बॉर्डर्स पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और कंप्यूटराइज गेट्स लगा दें, उसके ज़रिए उसको मॉनिटर करें, तो मेरे ख्याल में ये कर्टेल हो सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप शहरों में छापे मार रहे हैं, लेकिन जो जहाँ से आ रही है चीज़ उसको पहले आपको प्लग इन करना चाहिए ताकि वो शहरों तक पहुँच ही नहीं सके। हमारा चौथा सवाल आज का है, मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्मगल का सामान है या नहीं? देखिए, ये हमारे यहाँ एक रुझान नहीं है रसीद लेने का। हम कहीं भी जाते हैं रसीद लेने में हमें ना लेने हम कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत, ये एक टेंडेंसी हमें क्रिएट करनी चाहिए। इनवॉइस लेनी चाहिए, चाहे वो आपके लिए अहम हो नहीं हो, आप उसको फाड़ के फेंक दें, लेकिन उससे जो दुकानदार है उसका एक साइकिल चलता है। उसकी रसीद बुक पे आपने रसीद काटी है, वो आपको दे रहा है तो उसकी दूसरी रसीद इस्तेमाल होगी। तो इस तरह ये जो है एक सिस्टम है और रसीद के ज़रिए उनसे GD मांगें, उनसे इनवॉइस मांगें, तो इस तरह आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि स्मगल्ड है या ये ऑफिशियल चैनल है। हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आपका नाम क्या और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से भाई। और मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन मेरा, कि मैं पिछले 25 साल से बिल्कुल ऑनेस्ट से
ऑनेस्ट टैक्स पेयर आप कह लें कि मेरे पास 1 रुपया भी ब्लैक नहीं है, तो बहुत अच्छी लेकिन बात मैं है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हूँ और मुझे पता है कि 25 सालों में टैक्स डिपार्टमेंट या FBR की वजह से मैं कितना सफर करता हूँ जी। कि अगर आप रिश्वत ना दें तो आपका सीधा काम भी ठीक नहीं होता। मुझसे ज्यादा शायद ये आप जानते हैं, जी ठीक है। जी। अब मुझे बताएं, जब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ही मुतमईन नहीं है और वो परेशान है और आप रोज आके न्यू टैक्स पेयर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आप अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं और लोगों का भी टाइम जाया कर रहे हैं। सर अब आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन टाइम ज़ाया करने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि न्यू टैक्स पेयर आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उनसे बर्डन कम होगा, और मेरे ख्याल में इस तरह ही इस मसले का हल हो सकता है। हमें अपने प्रोग्राम को इस वक्त यहाँ पे कंक्लूड करना है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सही टैक्स दें, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है तो हमें अपना सही टैक्स देना है, ताकि एक बच्चा अपनी तालीम से महरूम ना रह सके, एक बच्चा अपनी उम्र से पहले जॉब पे ना जाए, क्योंकि अगर वो सही तरह से अगर टैक्स चक्कर में जाएगा तो उस बच्चे के लिए तालीम भी होगी, उसके लिए मराद भी होंगी, उसके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड भी होगी। तो ज़रूरी है कि हम अपना टैक्स दें ताकि आने वाला पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आने वाला पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो रोशन हो, वो इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, इस मुल्क के साथ उनकी ओनरशिप रहे और वो इस मुल्क के लिए एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। हमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। आप हमें सोशल मीडिया पे आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।